रुक करते हैं खबरों का। प्रयागराज कोर्ट से अशरफ को मंगलवार की देर रात भारी सुरक्षा के बीच बरेली जिला जेल में शिफ्ट किया गया, लेकिन बरेली पहुंचने पर अशरफ को जैसे मीडिया से बातचीत करने का मौका मिला तो अशरफ के दिल की बात उसकी जुबान पर आ गई। उसने कहा कि एक पुलिस के बड़े अधिकारी ने उसे जान से मारने की धमकी दी है और कहा है किसी न किसी बहाने से जेल से निकलने के बाद उसको 2 सप्ताह के अंदर एनकाउंटर कर दिया जाएगा। उसे इस बात का भी डर है कि अशरफ ने कहा कि बंद लिफाफे में उसे बड़े अधिकारी का नाम दिया है जिसने उसे जान से मारने की धमकी दी है। अगर उसकी हत्या होती है तो मुख्यमंत्री के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आदि जिम्मेदार होंगे। अशरफ ने इस दौरान ये बातें कहीं उसे और उसके भाई अतीक को प्रशासन पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि हाईकोर्ट का आदेश है कि कोर्ट को जो भी कानूनी कार्रवाई करना चाहे वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल से कर सकती है, पर उसे और उसके भाई को प्रयागराज ले जाया गया। देख रहे होंगे आप, इसमें ये प्रयागराज की पुलिस की बैन है और अशरफ इसी बैन में है। यहाँ से सीधा उतरेगा, उसके बाद अशरफ को प्रेस किया जाएगा। ये तस्वीरें दिखाएं, ये देखिए इसी बैन 2 हफ्ते के अंदर तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे। हाँ। और निपटा देंगे। हाँ, ये किसने दी है? किसने? एक बड़े अफसर ने दी है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। यूपी पुलिस का है? बताओ नाम। पूरी बात बता, किस अफसर? किस? अच्छा, आप पर उमेश पाल की भी हत्या का जो आरोप है? नहीं, ये साजिश है। हाँ, ये साजिश है मेरे परिवार को फंसाने की और उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने की। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी फर्जी मुकदमे लग चुके हैं। वो अच्छी तरह मेरी पीड़ा को समझते हैं। वो अच्छी तरह मेरी पीड़े को समझते हैं। उनके ऊपर भी फर्जी मुकदमे लग चुके हैं। तो मुख्यमंत्री जी तो खुद कह रहे हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। तो मैं माफिया दिख रहा हूँ आपको? मैं 3 साल से जेल में हूँ। 100 से ज्यादा मुकदमे आपके भाई के ऊपर है, आपके ऊपर है, आपके भतीजे के ऊपर। 5 बार की विधायक है और सांसद भी है। मैं भी 1 बार का विधायक रह चुका हूँ। हाँ, लेकिन पूरा परिवार फरार है। 100 से ज्यादा पिछले कई सालों से जेल में है। मैं 3 सालों से जेल में हूँ। मैं कैसे साजिश रच सकता? शाइस्ता परवीन फरार है, असद फरार है। वो मेयर का चुनाव लड़ने वाली थी। हाँ। वो प्रचार में लगी हुई थी। हाँ। इसलिए उनको फंसा दिया गया। 11 फरवरी को कौन लोग आपसे मिलने आए थे यहाँ पर उमेश पाल की हत्याकांड से पहले? मिलने आते हैं तो LIU बैठ के मुलाकात कराती है। हाँ। कौन आएगा मुझसे मिलने? लेकिन 11 पे आरोप है, आपने 9 लोग मिलने के लिए आए और उनका नाम है शामिल है। 50 कैमरे लगे हुए हैं। LIU के सामने मेरी मुलाकात कराई जाती है। अधिवक्ता तक के सामने बैठा के LIU के सामने मुलाकात कराई जाती है। उस अधिकारी का नाम बता दीजिए। आपने उमेश की हत्या करवाई है। आपने उमेश की हत्या बोले तो यार भैया, क्या आप जो बता रहे थे वो बात दोबारा बताइए। किसी अधिकारी ने क्या कहा है? अधिकारी ने क्या कहा है? अधिकारी ने क्या कहा है? माननीय चीफ जस्टिस को और इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को और माननीय मुख्यमंत्री को मेरा बंद लिफाफा पहुंच जाएगा अगर मेरी हत्या होती है तो। खबर कानपुर से है, जहां मौसम में हो रहे उतार चढ़ाव के चलते एक बार फिर सर्दी, जुकाम, खांसी आदि के मरीज बढ़ने लगे हैं, जिससे दूसरे लोगों में संक्रमण फैलने की संभावना तेज हो गई। बीते 1 सप्ताह में जुकाम, खांसी और बुखार में 10 से 15% मरीज बढ़ गए हैं। मौसम के बदलाव का सबसे ज़्यादा असर बच्चों पर पड़ रहा है। कानपुर के रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टरों में से एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अजय वाजपेयी बताते हैं कि बच्चों के प्रति परिजनों को इस वक्त बेहद सावधान रहने की ज़रूरत है। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा घर में रखें, बाहर की चीज़ों को कम से कम खिलाएं, बच्चों को कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, सॉफ्ट ड्रिंक्स से दूर रखें, तभी बच्चे सुरक्षित रह सकते हैं। मौसम के बदलाव से बच्चों को हो रही बीमारियों को लेकर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अजय वाजपेयी जी का कहना है कि अगर बच्चों के खान पान और रहन सहन पर ध्यान दिया जाए तो मौसमी बीमारियों के प्रकोप से बचाया जा सकता है। बच्चों को काफ़ी परेशानी हो रही है, ये क्यों हो रहा है, इसकी क्या वजह है? ये कोई नई चीज़ नहीं है, बड़ी सामान्य सी चीज़ है और हर साल होने वाली चीज़ है। जब भी इस देश में मौसम बदलता है, चाहे वो ठंडी से गर्मी में हो या गर्मी से ठंडी में हो, तो ये वायरल बुखार संक्रमण जो होता है ये फैलना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे हम लोग अडॉप्ट होते हैं, जैसे जैसे वो चीज़ को पूरा करते हैं, ये अपने आप 1 से 2 महीने में ठीक हो जाता है। इसमें किन किन चीज़ों के लक्षण बच्चों में पाए जा रहे हैं और इनके बचाव के क्या उपाय हैं? सामान्यतः बच्चों में जो है वो तेज बुखार का आना, लूज मोशंस का आना, उल्टियाँ आना, चक्कर आना, घबराहट होना या फिर वीकनेस आना।
ये सारी चीज़ें था। कुछ बच्चों में जो है सर्दी खांसी भी मिल रही है। कुछ ऐसी टिप्स डॉक्टर साहब देना चाहेंगे जिनसे जो बच्चों के गार्जियंस हैं या बच्चे हैं जिनको कुछ नॉर्मल टिप्सों से रिलीफ मिल सके? तो सबसे पहली सलाह मैं देना चाहता हूँ वो है कि बच्चों को कम से कम बाहर निकालें, स्कूल के अलावा और कहीं बाहर ना निकालें। अगर उनका स्कूल वैसे भी बच्चों के पेपर समाप्त हो चुके हैं और इस समय मौसम चेंज भी है, तो इस समय बाहर ना निकालें बिल्कुल भी। और दूसरी चीज़ जो है बच्चों को जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं या जो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं या जो हम फास्ट फूड है उन सबसे बात करते हैं अगली खबर की। अगली खबर सुल्तानपुर से है, जहां अवैध विद्युत कनेक्शन एवं अतिक्रमण के खिलाफ एसडीएम का चाबुक चला है। एसडीएम के औचक निरीक्षण से अवैध विद्युत कनेक्शन धारकों एवं अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। एसडीएम ने दर्जनों अवैध विद्युत कनेक्शन कटवाए और अतिक्रमणकारियों की कार्रवाई की चेतावनी दी। दरअसल उप जिलाधिकारी सदर सीपी पाठक ने विद्युत महकमे के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ अहम बैठक की, औचक निरीक्षण किया। एसडीएम के औचक निरीक्षण से मंडी समिति के व्यापारियों एवं मंडी में अवैध अतिक्रमण कर दुकान चला रहे व्यापारियों में हड़कंप मच गया। मंडी समिति में काफ़ी दिनों से शिकायतें अवैध अतिक्रमण की मिल रही थी तथा ये भी शिकायतें हमें मिल रही थी कि जो मंडी समिति का कनेक्शन है उसे काफ़ी लोगों ने अवैध कनेक्शन ले रखे हैं और अपनी दुकानों पे तथा बाहर के लोग भी जला रहे थे, बिजली जला रहे थे। तो उसमें निरीक्षण किया गया, उसमें पाया गया कि कुछ लोगों ने कनेक्शन ले रखे हैं, एसी के भी कनेक्शन ले रखे हैं, जो कि मंडी की हमारी डेडिकेटेड लाइट उसमें ले रखे हैं। प्लस अतिक्रमण की समस्या है, इसको देखा गया, उन सारे लोगों के कनेक्शन कटवाए गए, उनको सचेत किया गया, इनके खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी। साथ ही ये भी पाया गया कि जो सफाई ठेकेदार यहाँ के लगाए गए हैं उनके द्वारा सफाई पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, काफ़ी मात्रा में यहाँ इधर उधर सब कूड़ा फैला हुआ है, उनको सचेत किया गया है। इसको कल तक पूरी मंडी कायदे से सफाई करेंगे, अगर नहीं ऐसा करेंगे तो उनका कटौती भी की जाएगी उनके भुगतान में से और ब्लैक लिस्ट भी कराया जाएगा। खबरों में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। उससे पहले गोरखपुर से एक खबर आ रही है। सीएम योगी मंदिर में रात्रि विश्राम। तो गोरखपुर से एक खबर आपको दिखा रहे हैं, सीएम योगी का गोरखपुर में रात्रि विश्राम। तो 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं सीएम योगी। 11 बजे गोला क्षेत्र के भ्रमण पे रहेंगे। बाबू आरएन सिंह प्रतिमा का करेंगे अनावरण। डायलिसिस सेंटर का भी सीएम करेंगे लोकार्पण। तो गोरखपुर से इस वक्त की खबर आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी मंदिर में किया सीएम योगी ने रात्रि विश्राम। सीएम योगी लगा सकते हैं जनता दर्शन। तो गोरखपुर से इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं। 2000 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे सीएम योगी। गांधी किसान कॉलेज मैदान में होगी सीएम की जनसभा। तो गोरखपुर से खबर आपको दिखा रहे हैं। दोपहर 2:40 पर लखनऊ पहुंचेंगे सीएम योगी। शाम 4 बजे मंत्री परिषद की बैठक करेंगे सीएम। तो गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी। रात्रि विश्राम मंदिर में किया सीएम योगी ने। साथ ही आज के कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है, श्रृंखला के तहत जनता दर्शन भी करेंगे सीएम योगी। साथ ही बाबू आरएन सिंह प्रतिमा का करेंगे अनावरण। डायलिसिस सेंटर का भी सीएम करेंगे लोकार्पण। रात्रि विश्राम मंदिर में रात्रि विश्राम के बाद कई कार्यक्रमों में एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। प्रयागराज से अगली खबर आ रही है। अतीक अहमद का काफिला हुआ रवाना। साबरमती के लिए रवाना हुआ काफिला। तो प्रयागराज से खबर आपको दिखा रहे हैं।
24 पुलिसकर्मियों की टीम अतीक को लेकर निकली। शिवपुरी से कोटा की ओर बढ़ रहा है ये काफिला। अभी मिल रही जानकारी के अनुसार राजस्थान पहुंच चुका है ये काफिला। साबरमती के लिए रवाना हुआ है ये काफिला, जिसका राजस्थान पहुंचने की खबर आ रही है। 24 पुलिसकर्मियों की टीम इस काफिले में शामिल है। तो प्रयागराज से खबर आपको दिखा रहे हैं। अतीक अहमद को लेकर पुलिस का काफिला साबरमती जेल के लिए निकला। तो साबरमती के लिए रवाना हुआ अतीक अहमद का काफिला, जिसमें 24 पुलिसकर्मियों की टीम अतीक को लेकर निकली। फिलहाल जानकारी के अनुसार राजस्थान पहुंचा है अतीक का काफिला। तो प्रयागराज से खबर आपको दिखा रहे हैं। अतीक अहमद का काफिला हुआ रवाना। साबरमती के लिए रवाना हुआ अतीक का काफिला। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि खबर वाराणसी से है। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य 4 दिवसीय दौरे पर मंगलवार को वाराणसी पहुंचे। लक्ष्मण आचार्य कल काशी विश्वनाथ धाम, काल भैरव संकट मोचन मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। वहीं शहर के प्रमुख चौराहों पर स्थित विभूतियों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करेंगे। राज्यपाल कचहरी चौक पर स्थित बाबा अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद नदेसर पर स्वामी विवेकानंद व मलदहिया चौक पर स्थापित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। रामनगर में देश के दूसरे राष्ट्रपति लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद उनके पुराने घर जाएंगे, वहां प्रार्थना सभा में सम्मिलित होंगे। लक्ष्मण आचार्य शिशु शिक्षा निकेतन जाएंगे। 4 दिवसीय दौरे पर आए सिक्किम के राज्यपाल का काशी आगमन पर जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा, आगामी निकाय चुनाव एवं भारतीय क्षेत्र में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का निर्माण सहित कई मुद्दों को लेकर बैठक हुई। आपको बता दें कि महाराजगंज जनपद के सोनौली सीमा के समीप एसएसबी की 66वीं बटालियन हेडक्वार्टर पर भारत और नेपाल के अधिकारियों के बीच कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक बैठक हुई, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। कई मुद्दों पर सहमति बनी। महाराजगंज के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिले के कस्टम, पुलिस, एसएसबी, इमिग्रेशन, खुफिया विभाग एवं इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के निर्माण संबंधित अधिकारियों सहित कई विभागीय अधिकारियों ने हिस्सा लिया। वहीं नेपाल की तरफ से बैठक में रूपदेही एवं नवलपरासी जिले के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में संपन्न होने के बाद डीएम सत्येंद्र कुमार ने बताया कि सीमा से होने वाली तस्करी, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के निर्माण में सहयोग देने वाले सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। सर, आज की बैठक में नेपाल की तरफ से किस तरह की चर्चा हुई, किन बातों पर सहमति बनी आपने? ये इंडिया नेपाल का बॉर्डर का ये नियमित बैठक है। इसमें महाराजगंज का डीएम साहब ने ये बैठक का आयोजन किया है। उसने जो बेसिकली दो एजेंडा है इसका। एक एजेंडा नेपाल और इंडिया का बॉर्डर में जो जिस तरह का सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जो दोनों देश मिलकर काम कर रहा है, उसको वो स्ट्रेंथनिंग करेंगे। और इंडिया नेपाल के बीच में जो क्राइम कंट्रोल करने के लिए और स्मगलिंग कंट्रोल करने, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग कंट्रोल करने के लिए। क्या उद्देश्य था आज की बैठक का? किन किन बातों पर चर्चा हुई है, किन बातों पर सहमति बनी? देखिए, जो सोनौली बॉर्डर है भारत नेपाल सीमा पर, वहाँ आज बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई है। ये एक क्वार्टरली मीटिंग होती है और आज की इस बैठक में महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स के साथ में नेपाल में जो रूपंदेही डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के हमारे चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और नवलपरासी वेस्ट के चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और दोनों ही डिस्ट्रिक्ट के जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, उन सब लोगों के साथ में बहुत डिटेल में बॉर्डर से संबंधित सभी इश्यूज़ पे चर्चा हुई है। शामली के कैराना में झील के ओवरफ्लो होने के कारण किसानों की हजारों बीघे फसल बर्बाद हो गई। किसानों ने पानी में खड़े होकर प्रदर्शन कर मुआवजे की मांग की, जिससे किसानों की हजारों बीघे फसल बर्बाद हुई, उसका मुआवजा मिल सके। किसानों ने पानी में खड़े होकर प्रदर्शन करते हुए मुआवजे की मांग की। वहीं किसानों के प्रदर्शन करते हुए बताया कि कैराना क्षेत्र का पानी निकासी
होकर मामोर झील में समा जाता है, जिस कारण मामोर झील ओवरफ्लो हो जाती है और किसानों की फसल को बर्बाद कर देती है। वहीं किसानों ने मामोर झील के समाधान को लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों को शिकायत दी है, परंतु आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकी। पूरा मामला है जी, हमारी खड़ी फसल डूब गई जी, गेहूँ भी। अच्छा, कैसे डूबी? झील के पानी से डूब गई जी। किराने का पानी, गंदा पानी आवा है जी, वो खास यो नदी है जो ओवर हो जावा है पानी झील का पानी। अच्छा, तो अब आपने शिकायत नहीं की अधिकारी को? शिकायत की अधिकारी से जी, एसडीएम के भी गई, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती जी। पटवारी के पास सुबह से 2-3 बार फोन कर लिए, पटवारी भी नहीं आया अभी तक यहाँ पे। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं जी सरकार से, जो हमारी फसल में नुकसान हुआ है जी, हजारों की फसल है जी, इसका मुआवजा चाहिए जी हमें। पक्की फसल है जी हमारी, 15 दिन में गेहूँ उठ जाते हैं। समस्या इतनी बड़ी है कि इतनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। अब फसल बार बार हर बार ये किराने का पानी आता है और इसको नष्ट कर जाता है। और डीएम साहब के जाते हैं, वहाँ नहीं सुनाई होती, एसडीएम के यहाँ जाते हैं, यहाँ नहीं सुनाई होती। तड़की मैंने 4-5 कॉल की और कोई भी यहाँ तक किसी ने नहीं आके देखा। और इससे अच्छे तो मर जाना बेहतर है। 20 बार ऐसा हो लिया, अब यहाँ प्लाट लगाया, पानी का नाम तो पानी का है पर काम कुछ नहीं है, आज तक कुछ भी नहीं किया। अब भी फसल नष्ट हो गई, अब इसमें हजारों बीघे जंगल गेहूं खत्म हो गए, अब क्या करा जा? तो पानी किस तरह का रहा? कहाँ से? पानी किराने की निकासी का पानी है सारा। म्यूनिसिपैलिटी से भी कई बार रिक्वेस्ट कर गए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक आज बांदा पहुंचे। यहां सुबह उन्होंने बांदा जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, साथ ही उन्होंने जन्मी हुई बच्चियों को झूला प्रदान किया, साथ ही उनका अन्नप्राशन संस्कार भी संपन्न कराया। इसके बाद ही ब्रजेश पाठक अधिवक्ता संघ के शपथ ग्रहण समारोह में भी सम्मिलित हुए। वहीं बांदा पहुंचे ब्रजेश पाठक ने कहा कि योगी सरकार और मोदी सरकार में कानून व्यवस्था सबसे बेहतर है। उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त प्रदेश बनाया जा रहा है, कोई भी माफिया बाहर नहीं रह पाएगा, सबको जेल में अंदर डाला जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भी लगातार सुधार हो रहा है, जिस पर उन्होंने जानकारी दी। मामले में 100 से अधिक मुकदमे दर्ज होने के बाद पिछली सरकार ने ठीक से कोर्ट के समक्ष आज इन्हें उम्र कैद हुई है। सभी मामलों में आज हमारी प्रतिबद्ध है कानून का राज स्थापित करने के लिए हर स्थिति में हम इसको डराने वालों को चीजें डरे हुए समय आप जानते हैं। मैंने माइक से उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें दिल दहला देने वाले हादसा हुआ है, जिसमें बाइक से जा रहे 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। जिसने भी यह घटना देखी वो सिहर गया। दरअसल नगर पंचायत गाय घाट के पास बने वनहरा सीएससी के सामने विपरीत दिशा से आ रहे मोटरसाइकिल की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद पीछे से आ रही एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क पर गिरे हुए युवक पर चढ़ गया। ट्रक चढ़ने के बाद बाइक सवार तीनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। घटना की जानकारी होते ही कलवारी पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। लगभग 2 घंटा पहले जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुतरहा के पास जो है 2 बाइक का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 3 लोग ऑन स्पॉट एक्सपायर कर गए और उसमें जो 2 लोग, एक जो है लड़की थी 16 साल की खुशबू और एक जो है बजरंगी, दोनों जो घायल अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लेके आए हुए थे। यहाँ पर प्राइमरी इलाज करने के बाद उनको भी जो है जिला अस्पताल बस्ती रिफर कर दिया गया है। समय लगभग 3:30 बजे करीब कलवारी थाना अंतर्गत गायघाट राम जानकी मार्ग पर एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हुई, जिस पर कुल 6 लोग सवार थे, जिसमें मौके पर एक साइड से एक ट्रक जा रहा था जिससे उन पर चोट लगी, जिसमें 3 व्यक्तियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। शेष 2 व्यक्ति घायल हो गए, जिसमें एक 16 साल की बच्ची भी है। उनको घायलों को उपचार हेतु निकटतम हॉस्पिटल ले जाया गया एवं जो जिनकी मृत्यु हुई है उनके संबंध में पंचायत में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। मौके से वाहनों को कब्जे में ले लिया गया है, शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।